हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर का जो सीरीज है वो स्टार्ट कर चुके हैं। आपका जो हमारा पहला वीडियो है वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको देखिए। हम लोग करंट अफेयर का जो सीरीज है कैसे कैसे कवर करना है, हम लोग कौन कौन टॉपिक से पढ़ेंगे सबसे पहले। और आज जो हमारा है इस टॉपिक इस सीरीज का क्या नाम है, इस सीरीज का नाम है जाने यूपी को। तो आज ये कौन सा भाग है, ये आज हमारा पहला भाग है। पहला भाग में हम लोग देखेंगे परिवहन के बारे में। आप देखे होंगे पहले हमने चर्चा किया था परिवहन के बारे में। तो परिवहन में भी हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम मेट्रो के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ मेट्रो ओपन हो रहा है, और दूसरा देखेंगे एक्सप्रेसवे। यहाँ से अक्सर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछ लिया जाता है कि एक्सप्रेसवे कौन से शहर से या कितने शहरों से होकर गुजरता है। तो फिर आगे हम इसी में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कानपुर मेट्रो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कानपुर मेट्रो। कानपुर मेट्रो की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत के साथ ही कानपुर भारत का 19वां मेट्रो शहर बन गया है, और यूपी का कौन सा है, 5वां मेट्रो शहर बन चुका है। तो इसका याद देखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो भारत का कौन सा मेट्रो शहर बन गया है, 19वां, और यूपी का कौन सा है, 5वां मेट्रो शहर है, तो कानपुर है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा पूछ लेगा कि यूपी का 5वां मेट्रो शहर कौन बनने जा रहा है। तो कौन बनने जा रहा है, कानपुर बनने जा रहा है। आगे हम देखते हैं गोरखपुर। गोरखपुर मेट्रो हम देखते हैं, गोरखपुर भी अब मेट्रो सिटी बनने जा रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट फेज़ 1 को अनुमोदन मिल गया है, और इसी के साथ यूपी पहला राज्य है जहां 9 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलेगी। कौन पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश बन गया, जहां 9 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलेगी। यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और आगरा में मेट्रो पहले से ही चल रही हैं, जबकि कानपुर, गोरखपुर के बाद प्रयागराज, झांसी के साथ ही मेरठ में मेट्रो ट्रेन परियोजना प्रस्तावित है। तो यानी जब से ही गोरखपुर के स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फिर प्रयागराज, झांसी और मेरठ में मेट्रो का जो ट्रेन है परियोजना प्रस्तावित है। गोरखपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बन चुका है, अर्थात ऐसे बड़े शहरी क्षेत्र में जिसमें लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक होती है। तो मेट्रो सिटी क्या है, बनने जा रहा है गोरखपुर में। अब आगे हम देखते हैं अब एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे में देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा हमें एक्सप्रेसवे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे। 500 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर के सुनौली से शुरू होकर यूपी के 20 जिलों से, तो यह गोरखपुर जो शामली है कितने जिलों से गुजरेगा, तो 20 जिलों से गुजरेगा, गुजरते हुए शामली तक जाएगा, जिसमें संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर आदि शामिल है। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगा। आगे पॉइंट देखते हैं, ये एक्सप्रेसवे पंजाब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो पंजाब नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है इसमें कौन सा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। तो इसका पॉइंट अब ध्यान रखिएगा। आंवला से शामली तक करीब 110 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है, जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला एक्सप्रेसवे अब हम लोग देखते हैं। अगला एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। आगरा से लखनऊ के बीच 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। फरवरी 2017 में इसे नागरिक के लिए खोल दिया गया है। 6 लेन के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर 13,200 करोड़ रुपए की लागत आई है, और इसे निर्माण में 22 महीने का समय लगा है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 6 एक्सप्रेसवे हैं। तो कौन कौन से हैं एक्सप्रेसवे, टोटल कितने हैं, 6 एक्सप्रेसवे कौन कौन से, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे शामिल हैं। आगे हम अगला देखते हैं। अगला है गंगा एक्सप्रेसवे। यह यूपी के मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित है। तो कहाँ से कहाँ तक है, मेरठ से प्रयागराज। देश का सबसे लंबे एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो जब ये बन जाए तैयार हो जाएगा तो कौन सा जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का दायित्व तो अडानी समूह और IRB को दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग के बिजौली गांव से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 जिस प्रयागराज बाईपास पर जुदापुर दादू गांव के पास मिलेगा। योगी सरकार की योजना के तहत इस का विस्तार करते हुए वाराणसी तक लेकर जाने की है। वर्तमान में यह यूपी के 12 जिलों, टोटल कितने, 12 जिलों, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं,
शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। आगे हम देखते हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। आपको पता होगा कि ये हाईवे पहले से, लेकिन इसमें क्या खासियत है इसे ये भी देख लेते हैं। वाराणसी कोलकाता को जोड़ने के लिए करीब 600 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीन फील्ड होंगे, अर्थात ये किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बनाया जाना है, बल्कि इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण करके इसका निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से बनारस से कोलकाता की दूरी की महज 6 से 7 घंटे में तय किया जा सकेगा। अभी वया ओल्ड ग्रैंड ट्रैंक रोड से इस 6 से 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 12 से 13 घंटे का समय लगेगा। तो यही खासियत है कि अभी जो वाराणसी से कोलकाता है तो 12 से 13 घंटे समय लगता है। जब ये वाला हाईवे बन जाएगा वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड वाला, तो ये 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। यह एक्सप्रेसवे भारत माला परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले 14 लेन 6 लेन का एक्सप्रेसवे और 4+4 सर्विस लेन शामिल है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की पहल है, जिसका कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रख रखाव, प्रबंधन करना, आकस्मिक मामलों की देखरेख करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद के एक अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, केवल 4 व्हीलर पे ही अलाउ रहेगा, 2 पहिया यानी बाइक जो होंगे वो अलाउ नहीं होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। 6 से 8 लेन बनने वाले इस एक्सप्रेसवे में लगभग 4 से 16 किलोमीटर बिहार से गुजरेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाने वाला यह एक्सप्रेसवे पूर्णतः ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आबादी वाले इलाकों को डिस्टर्ब न किया जाए। जब जमीन आउटर एरिया में होगी तो जमीन के दाम भी सरकार को कम देने होंगे, और साथ ही ये एक्सप्रेसवे जिन इलाकों से गुजरते हैं वहाँ के लोगों के पास नए आर्थिक अवसर भी सृजित होते हैं। आगे हम देखते हैं कॉरिडोर। अब देखिए कॉरिडोर भी हम लोग देख लेते हैं। कॉरिडोर में हम लोग कौन कौन सा देखना है? काशी विश्वनाथ, यूपी डिफेंस कॉरिडोर, यूपी विंध्याचल कॉरिडोर, अलीगढ़ ईस्टर्न डेडिकेट कॉरिडोर के लिए मेरठ में बनाया जाएगा स्टेशन, उसको भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। आप उसका देख सकते हैं, ये फोटो है, कितना खूबसूरत है ये काशी विश्वनाथ का जो नया बन गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर 5 लाख स्क्वायर फुट में बनकर तैयार हुआ है। कॉरिडोर का पहले हम लोग मतलब समझ लें। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा होता है। इस कॉरिडोर में 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 1 मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी जैसी सुविधाएं की व्यवस्था की गई है। इस कॉरिडोर के तहत काशी के ललिता घाट को मणिकर्णिका घाट से जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, ललिता घाट को मणिकर्णिका घाट से जोड़ा गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काशी विश्वनाथ का इतिहास भी देख लेते हैं। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया। कुछ हिंदू राजाओं ने मिलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया था। 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से बनारस के महान पंडित नारायण भट्ट ने इसे बनवाया था, लेकिन पुनः 1682 में मुगल शासक शाहजहां ने इसे तुड़वाने के लिए एक सेना की टुकड़ी भेज दी, लेकिन इस बार हिंदुओं ने जमकर विरोध किया और शाहजहां की सेना में अपने मकसद कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन 18 अप्रैल 1969 में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दिए, साथ ही ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म अपनाने का आदेश पारित किया। जब भारत पर ब्रिटिश राज कायम हुआ तो इसके कारण अंग्रेजों ने मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी। 1809 में काशी के हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़कर बनाई गई
इस ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंड अधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानव्यापी परिषद को हिंदुओं को हमेशा सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। यह विवाद वर्तमान तक जारी है। विश्वनाथ मंदिर के वर्तमान ढांचे का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1740 में करवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में इस मंदिर के लिए 1000 किग्रा सोना दान दिया था। आगे हम देखते हैं यूपी डिफेंस कॉरिडोर। यूपी डिफेंस कॉरिडोर हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। 200 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ यूपी के पास सबसे अधिक उपलब्ध श्रम बल है। उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष 5 विनिर्माण राज्यों में से एक है। देश में एमएसएमई की संख्या के मामले में भी राज्य पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के विदेशी निर्भरता को कम करने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसमें कई शहर शामिल होते हैं। इन शहरों में सेना के काम आने वाले सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्री विकसित की जाती है, जिसमें कई कंपनियां भागीदार कर सकती हैं। इस कॉरिडोर में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई कंपनियां भाग लेंगी। इस कॉरिडोर में वो सभी औद्योगिक संस्थान भी भाग लेते हैं जो कि सेना के सामान बनाते हैं। कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ हथियारों से लेकर वर्दी तक के सामानों का निर्माण किया जाएगा, जिससे देश की रक्षा उत्पाद क्षमता में वृद्धि होगी। भारत भविष्य में देसी हथियारों के निर्माता और एक्सपोर्टर के रूप में भी उभरने की क्षमता रखता है। इन सेंटर में रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य भी होगा। 100 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल अगले 3 वर्षों में बनाए जाने की योजना है। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होगा ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखिए, अलीगढ़ है, आगरा है, झांसी है, चित्रकूट है, कानपुर है, लखनऊ है। तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है शहर। अब देख लेते हैं यूपी विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना। अब इसका देख सकते हैं फोटो, कितना खूबसूरत है। ये भी देखिए, विंध्याचल अभी बन रहा है, जब बन जाएगा कुछ इस तरीके से दिखा जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार द्वारा 331 करोड़ की लागत से मां विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर की पहल की गई है। यहाँ पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक विरासत से संपन्न एक अनूठा क्षेत्र है, जिसमें अनेक ऐतिहासिक किले, गुफाएं, भित्तिचित्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राचीन जीवाश्म तथा नदियां शामिल हैं। आगे देखते हैं अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन। भारत 2025 तक 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की रक्षा बाजार के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट के दौरान 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तो कितने किए गए थे? 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों के। तो एक उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है, दूसरा क्या है? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। यूपी में बनने वाला डिफेंस कॉरिडोर 6 जिलों लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट से होकर गुजरेगा, जैसा कि अभी हम ये दिखाया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। इस परियोजना से लगभग 500 अभियंताओं और तकनीशियनों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर के लिए मेरठ में बनाया जाएगा स्टेशन। देश में माल ढुलाई के लिए आवागमन को तीव्र और सस्ता बनाने का प्रयास सरकार द्वारा निरंतर जारी है। इसी के अंतर्गत भारतीय रेलवे द्वारा बंगाल से लेकर पंजाब तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले चरण में कानपुर के न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन का शुभारंभ साल 2020 में हो चुका है। कोलकाता से पंजाब तक जाने वाला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मेरठ गुजर रहा है। इस कॉरिडोर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां का संचालन किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं विविध में क्या है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। भारत की पहली रीजनल ट्रांजिट रैपिड रेल दुहाई से साबियाबाद स्टेशन के बीच प्रस्तावित है। 2025 तक 82 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने की संभावना है।
मेरठ शहर की मेट्रो भी इसी पटरी पर चलेगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS एक नई रेल आधारित प्रणाली है जो दिल्ली को मेरठ, अलवर और पानीपत जैसे क्षेत्रीय नोड्स से गति के साथ जोड़ेगी और वर्तमान यात्रा समय को 1/3 कर देगी। RRTS स्टेशनों का परिवहन के अन्य साधनों जैसे मेट्रो स्टेशन, बस डिपो, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के साथ एकीकरण भी किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ अभी बन रहा है, दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत तीनों ही कॉरिडोर पर रैपिड रेल 50% तक हरित ऊर्जा से दौड़ेंगी। तो 3 जगह अभी शुरू होने को है। आगे हम देखते हैं करजन ब्रिज। करजन ब्रिज कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है। जब प्रयागराज से फैजाबाद या लखनऊ प्रयागराज आते हैं तो फाफामऊ के पास आपको गंगा नदी को पार करने के लिए 3 रास्ते मिलते हैं। एक है रेलवे ट्रैक, दूसरा है फाफामऊ पुल। यहीं पे एक बड़ा ही पुराना सा पुल है भी मौजूद है जिसे करजन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस ब्रिज की खासियत है कि ये करीब 2 किलोमीटर लंबा है। इसमें नीचे रेलवे ट्रैक तो ऊपर सड़क मार्ग बना हुआ है। करीब 117 साल पहले जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे तो 1901 में सड़क और रेल यातायात के लिए पुल प्रस्ताव पास हुआ। जनवरी 1902 में निर्माण शुरू हुआ और 15 जून सन 1905 में तैयार कर लिया गया। संगम नगरी की इस 117 साल पुरानी धरोहर को सजोने के लिए ब्रिज पर म्यूजियम बनाने की तैयारी चल रही है। इस म्यूजियम के बनने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी जिससे फाफामऊ क्षेत्र लोगों को रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। अब देख सकते हैं करजन ब्रिज ये रहा। अब इस पर क्या बनेगा? गंगा म्यूजियम के नाम से म्यूजियम बनेगा। आगे देखते हैं यूपी की प्रथम टॉय ट्रेन कौन सी है। उत्तर प्रदेश के लोगों को अब टॉय ट्रेन में सफर करने के लिए दार्जिलिंग, शिमला या ऊटी जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन अब दुधवा नेशनल पार्क में चलाई जाएगी। दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निर्णय लिया गया है। पर्यटकों को घुमाने के लिए टॉय ट्रेन का मुख्यतः उपयोग होता है। इन ट्रेनों में सामान्य सड़क यात्रा की तुलना में अधिक समय लगता है क्योंकि यह प्राकृतिक मनोहर दृश्यों वाले स्थलों से होकर गुजरती है। एक कोच वाली ट्रेन की दीवार पर कई सारे जंगली जानवर जैसे हाथी, बाघ, चीता और गैंडे के चित्र बनाए गए हैं। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा देख लें। दुधवा नेशनल पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर पतझड़ के मौसम के बाद। दुधवा के घने जंगलों में एक कुसुम नाम की पेड़ की प्रजाति है जो पूरे साउथ एशिया में हरे रंग की बजाय लाल पत्तों की वजह से जानी जाती है। कुसुम के पेड़ की खासियत है कि इस पत्ते के महज 20 से 22 दिन के लिए पूरी तरह से लाल होते हैं। इसके बाद फिर से ये हरे हो जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क के भीतर कतनिया घाट वन्य जीव विहार स्थित है। आगे देखते हैं यूपी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यूपी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में देख लें। जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला के साथ ही एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यूपी में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या उनके नाम लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या है। यूपी का पहला हेलीपोर्ट भी देख ले। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। वहीं लखनऊ में हेलीपोर्ट का निर्माण पर्यटन विभाग कराएगा। देश में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम संचालित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। आप देख सकते हैं पहला राज्य बन गया है। इसलिए इस दिशा में मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म और कमांड कॉल सेंटर सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी की जा रही है। आगे देखते हैं यूपी में बदले गए रेलवे स्टेशन के नाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित झांसी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए जाना जाने वाला शहर है, इन दिनों चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मी 18 जून 1858 को ग्वालियर में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गई थी। प्रदेश सरकार पहले ही 3 प्रमुख स्थानों के रेलवे स्टेशन का नाम बदल चुकी है। इलाहाबाद का प्रयागराज, मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया जा चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं नाम कैसे बदला जाता है। राज्य सरकार अगर किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहती है तो उसे अपने अनुरोध केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। केंद्र उक्त प्रस्ताव पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, रेलवे मंत्रालय जैसे कई विभागों और एजेंसियों को भेजकर NOC मांगता है।
गृह मंत्रालय नाम बदलने के लिए वर्तमान दिशा निर्देश के मुताबिक संबंधित एजेंसियों से विचार विमर्श करता है। विभागों और एजेंसियों से एनओसी मिलने के बाद गृह मंत्रालय नाम बदलने की मंजूरी दे देता है। यदि अगर किसी राज्य का नाम बदलाव करना होता है तो उसके लिए संसद में साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, जिला का नाम बदलने में संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर राज्य का नाम बदलना है तो उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है साधारण बहुमत से। आगे हम देखते हैं यूपी का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। शहरों में कई ऊंची इमारतों में आग लगने का खतरा बना रहता है। हालांकि इनमें फायर सेफ्टी सिस्टम लगे होते हैं जिनकी समय समय पर जांच की जाती है, लेकिन अगर इन बिल्डिंग में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी ऊंचाई तक राहत कार्य पहुंचाना एक कठिन काम होता है। इसी समस्या से बचने के लिए अब नोएडा में उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का आग बुझाने का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नोएडा में स्थापित किया जाने वाला है, जिसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण मिलकर खरीदने वाले हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर होगी। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एक प्रेशर आधारित मशीन होती है जो तेजी से ऊंचाई तक ले जाने और नीचे लाने के कार्य सक्षम होती है। इसका उपयोग ऊंची इमारतों में दुर्घटना के समय जैसे आग लगने के बाद आग बुझाने या लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं बुलेट ट्रेन से जुड़ेंगे यूपी के 3 बड़े टूरिस्ट। जल्द ही दिल्ली से वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन चलाए जाने की योजना है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल, ये मुंबई अहमदाबाद के बाद इंडिया का दूसरा हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। यह ट्रेन अयोध्या से होकर वाराणसी पहुंचेगा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल परियोजना द्वारा दोनों शहरों के बीच की यात्रा 11 से 12 घंटे से घटकर 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी को उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक शहरों से जोड़ने के साथ ही इस परियोजना से प्रस्तावित रेल मार्ग पर रियल एस्टेट क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है। अब हमारा जो अगला भाग होगा नदी के बारे में होगा। हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा नदी जो है चर्चा में रहा, जो हमारे करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है। यदि पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।